वेलकम इन थर्ड पार्ट और चैप्टर फर्स्ट है हमारा पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं 2023 और 24 के लेक्चर सीरीज़ के हिसाब से ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आप लोगों को मिल रही है। अगर आप पहले और दूसरे पार्ट नहीं देखें तो ज़रूर जाके वॉच आउट करेगा। कारण सिंपल सा ये है कि काफ़ी कुछ बेसिक आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ देख रहे हैं। एनसीईआरटी ने पहले चैप्टर को बड़ा ही अच्छी तरीके से हर तरीके से 12th क्लास वाले बच्चे को उतना समझाने की कोशिश करी हुई है कि जितना उसको बेसिक समझ में आ सके, और वो काफ़ी हद तक इस चीज़ के अंदर ग्रोथ करेगा और समझने की भी कोशिश करेगा जितना इसको बताने की कोशिश करी गई है। थोड़ा सा ई पाठशाला में आपको ज़्यादा इनपुट देखने को मिलेगा तो वो ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों के लिए रहेगा। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जनसंख्या का रीजनल वेरिएशन एनसीईआरटी ने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। उन्होंने बताया कि जनसंख्या का 20% जो पार्ट है ना वो साउथ के प्लेस में रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा जनसंख्या से ज़्यादा रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल का जो पार्ट है वहाँ पर 20 से 25% वाले लोग जो हैं वो रहते हैं, और जबकि 20% साउथ में रहता है। एंड देन उसके बाद रेस्ट ऑफ पार्ट अलग अलग जगहों पे हमें देखने को मिलता है। अब क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे इस प्रकार की है तो इसीलिए हमने ये देखने की कोशिश करी कि आपका 20.9% जो यूथ है हमारा वो टीनेज का है, मतलब 10 से 19 साल के बीच का है। और सोचिए यहाँ पे 20% अगर इस ग्रुप के हैं तो यहाँ पे पहली से 9 साल के दूसरे ग्रुप में हो सकते हैं। उसके बाद 19 से लेके फिर लास्ट 60 तक जो होते हैं इनकी परसेंटेज भी अलग है। लेकिन किसी भी देश का भविष्य वो इसी एज ग्रुप के लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 20 से 19 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वही उस कंट्री के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाने वाले हैं। तो 2011 के स्टेटस के अनुसार, डेटा के अनुसार थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अगर हम 20% का मेल और फीमेल का रेशो देखें तो 47.3% फीमेल है और 52.7% मेल है। अब इस एज ग्रुप के लोगों को हमें सही तरीके से डेवलप करने की ज़रूरत है। आप लोग भी इसी पार्ट में से आते हैं और जो 12th क्लास का बच्चा है वो इसी एज ग्रुप में है। अब पूरे भारत की टोटल जनसंख्या का अगर 20% निकाले तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और वो अमाउंट जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों है। अब मेल और फीमेल के इन लोगों को कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आए दिन और डेली बेसिस पे, तो ये कितने चैलेंज को झेलते हैं। तो अब चुनौतियां अगर आप देखो किशोर अवस्था की, तो छोटी सी उम्र में शादी कर लेना जो चाइल्ड मैरिज हम बोलते हैं वो, और बहुत सारे लोग दूसरी और एक्टिविटी के अंदर भी होते हैं जो शादी करके बैठ जाते हैं ना। तो एक ये भी सबसे बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है जो ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद इलिटसिटी, दैट मीन्स निरक्षरता, अनपढ़ता आज भी सबसे ज़्यादा है। फीमेल लिटरेसिटी मतलब इलिटरेसी का मतलब है महिला का भी ना पढ़ना। गांव के अंदर आज भी लोग कहते हैं अरे घर का चूल्हा चौका करेगी, क्या उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सोचिए ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब इस अवस्था के लोगों को अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो ये लोग करेंगे क्या जीवन में। उसके बाद स्कूल ड्रॉप आउट, ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से इस व्यवस्था के लोग स्कूल को भी छोड़ देते हैं, कई बार खुद से ही छोड़ देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। लो इनटेक ऑफ न्यूट्रेंट, मतलब इतनी छोटी सी उम्र के लोग सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, और ऑफ कोर्स अगर इनको सही तरीके से खाने को नहीं मिलेगा तो ये लोग कैसे जी पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा मैं कह सकता हूँ इस एज में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी का होना डेटा में देखा गया है, जिसकी वजह से छोटी सी उम्र में एड्स जैसी बीमारियां हो जाना या दूसरी और ऐसी बीमारियां जिसका इलाज अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा इशू है इन लोगों को इस चीज़ में संभाल के रखना। फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। एंड देन ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म, आज की डेट में तो हर एक बंदा जो है सिगरेट स्मोकिंग या मैं कह सकता हूँ अल्कोहल की तरफ किसी न किसी कारण की वजह से वो मूव हो जाता है। तो अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर 20% ऑफ पॉपुलेशन जो है सिर्फ हमारा एडोलेसन एज का है, किशोर अवस्था का है, और इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, और सिर्फ ये तो छोटी है, ये छोटी है समस्या,
इसके अलावा भी समस्या हमें देखने को मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही है, इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिल रही है, जो एनसीईआरटी में नहीं मैनेज कर सकते और ना ही लिख सकते हैं, क्योंकि पहला ही चैप्टर इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये समस्या क्या आप लोगों को है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो ये गंभीर विषय की बात हो सकती है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार, एक और लास्ट है कि जुवेनाइल डिसलिक्विडिटी, मतलब दैट मीन्स बाल अपराध, जैसे छोटी सी उम्र में किसी को मार देना और ऑफ कोर्स भाईगिरी के चक्कर में अपना नाम कमाने के लिए जेल चले जाना, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई 2014 के अंदर। सभी यूथ के लोगों को सही तरीके से सोशल वैल्यू बताना, सही तरीके से एक करियर क्या होना चाहिए वो बताना, और उसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति 2014 से चलाई थी, और दूसरा नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में इन लोगों ने चलाई, जिसका मेन मकसद था कि बच्चों को स्कूलिंग टाइम से ही इसकी वैल्यू समझा दी जाए कि जॉब क्या होती है, बिजनेस मॉडल क्या होता है। दिल्ली गवर्नमेंट तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कर रही है, अप्लाई भी कर रही है, और यही सेम चीज़ बाहर की कंट्री में बहुत सालों से हो रखी है, जिससे 12th पास होने के बाद बच्चे को इसका वैल्यू का एहसास हो जाए कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है ना। ये सबसे ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे एक चाउमीन बनाना है तो उसके सारी चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है, इसीलिए एनसीईआरटी जो है आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें समझा रही है, जैसे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन में किस एज और सेक्स के लोग हैं, उसके बाद कहाँ पे रेसिडेंट है, किस एथनिक कैटेगरी के लोग कहाँ पे रहते हैं, कितने ट्राइबल्स लोग हैं, कितनी लैंग्वेज, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पता नहीं क्या क्या सब कुछ बता रही है एनसीईआरटी। तो फ्री का ज्ञान है, मिलता रहे तो अच्छा है, देखते रहिए। अब रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो 2012 के स्टेटिक्स के अनुसार आज भी बताया जाता है कि 68.8% ऑफ जनसंख्या जो है वो आज भी भारत के अंदर गाँव में रह रही है, और उसके बाद 31.16% ये आज भी लोग क्या हैं 2011 के स्टेटिक्स के अनुसार बता रहा हूँ शहरों में रह रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतना बड़ा भारत महान मेरा, फिर भी आज भी लोग गांव जैसे प्लेसेस में, इतने परसेंटेज के लोग गांव जैसे प्लेसेस में रह रहे हैं, 68% में भी शायद से इसके 2021 के डेटा के अनुसार थोड़ा बहुत 19-20 का कोई बदलाव आया हो, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं है। उसके बाद जनसंख्या का जो रेशो है वो देख लेना। जनसंख्या का धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से हेल्थ और हाइजीन कंडीशन ठीक होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या दोनों ही चीज़ में काम कर रहे हैं लोग प्राइमरी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और सेकेंडरी नॉन प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर भी काम कर रहे हैं, मतलब खेती के काम में भी लगे हुए हैं और खेती के काम के अलावा दूसरे कामों में भी लगे हुए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स लोग अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी के चक्कर में एग्रीकल्चर की चीज़ें छोड़ते हैं और शहरों की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, जिससे उनको फ़ायदा हो जाता है। अगर लिंग्विस्टिक की बात करें भाषा के अंदर, तो भाषा का देश है ये पूरा शहर, और पूरी इंडिया जो है उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है। और ऑफ कोर्स एक बंदा था जिसे हम अब्राहिम गार्गेसन बोलते हैं, इन्होंने बड़ा ही स्टडी करा। इन्होंने कहा भारत के अंदर 179 लैंग्वेजेस बोली जाती है और भाषाएं तो 544 है। सोचिए, तो ये बड़े ही कन्फ्यूजन हो गए कि भारत के अंदर ऑफिशियल भाषा क्या होनी चाहिए, इसीलिए लगभग 12-22 भाषाओं को अनुसूचित जनजाति में डाला गया। इसका मतलब यही था कि जितने भी आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं इन 22 भाषाओं में हो सकते हैं। 179 लैंग्वेजेस को हम ऑफिशियल नहीं कर सकते, उनमें से हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, आप देख सकते हो पूरे भारत के अंदर। सेकंड स्पीकिंग पीपल जो है सबसे ज़्यादा हमारे हिंदी स्पीकिंग पीपल लोग हैं, और इंग्लिश उसके बाद बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ा, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, मराठी एंड संस्कृत बोलने वाले 0.1% ऑफ पॉपुलेशन भारत के अंदर रह रहे हैं। लेकिन 22 भाषाओं को ऑफिशियल करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा स्टडी करके अपने पॉपुलेशन को समझा। उसके बाद अब बात करते हैं रिलीजियस कॉम्पोजिशन की। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत ऑफ कोर्स इलेक्शन के टाइम पीरियड पे ये रिलीजन जैसी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, धर्म के नाम पर वोटिंग मांगना भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितनी जनसंख्या के लोग किस धर्म के हैं। तो आप कह सकते हैं हिंदू सबसे ज़्यादा है 79%, फिर मुस्लिम 14.2, 2011 का स्टैटिक्स है। अगर 2021 का स्टैटिक्स अगर आपके पास हो तो ज़रूर उसे पढ़िएगा, क्योंकि यूपीएससी के आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछा गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था,
ये वाला परसेंटेज, तो ये परसेंटेज पेपर के अंदर आया था। सोचिए क्लास 12 का ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में प्री में पूछ लिया था, तो ऑफ कोर्स मेरा आंसर सही हुआ था इसमें। तो ये वाली बात थी। उसके बाद अगर हम बात करें धर्म के नाम पर, तो ऑफ कोर्स धर्म के नाम पर वोटर्स लोगों को लुभाते हैं, इसीलिए इसका भी जनसंख्या का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। अब कॉम्पोजिशन की अगर बात करी जाए, वर्किंग कॉम्पोजिशन की, तो 3 तरह के लेबर होती है। एक मेन वर्किंग लेबर, मार्जिनल लेबर और नॉन वर्कर। हिंदी में बोलते हैं मुख्य कामकाजी लोग, सीमांत कामकाजी लोग और गैर कामकाजी लोग। ये वो लोग होते हैं पूरे भारत के अंदर कि जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने लोग जनसंख्या एक्चुअल काम कर रही है, उसका परसेंटेज जो है कैसा है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो मेन वर्कर भारत के अंदर वो कहलाता है जिसको 183 दिन का रोजगार मिलता है कंप्लीट। लेकिन 183 से जिसको कम मिल रहा है दिनों से रोजगार, उसे मार्जिनल वर्कर कहते हैं। और जबकि जिनको काम ही नहीं मिल रहा है तो उनको नॉन वर्कर बोलते हैं। भारत के अंदर मार्जिनल वर्कर और मेन वर्कर की परसेंटेज है 39%। सोचिए 100% में से, और 61% आज भी बेरोजगार है। और हम लोग कहते हैं कि हमने लोगों को रोज़गार दे दिया, रोज़गार दे दिया, रोज़गार दे दिया, जो बिल्कुल गलत है। अगर कोई सरकार आपको बोल रही है तो बेवकूफ़ बना रही है वो सरकार। कारण सिंपल सा ये है कि आज भी भारत के अंदर डिपेंडेंट पॉपुलेशन की जनसंख्या ज़्यादा है। आप लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन है क्योंकि आप खुद वर्किंग नहीं कर रहे हैं। एक घर के अंदर अगर 10 लोग रह रहे हैं तो उसमें 2 ही लोग काम करते हैं, 8 लोग खा रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, है ना। ऐसे इस हिसाब से परसेंटेज निकला है। भारत के अंदर वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है। और ऑफ कोर्स वर्किंग कंडीशन क्या मतलब, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। और भारत का रोजगार जो है, युवा जो है वो बेरोजगार बैठा हुआ है। समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो 15 साल से लेकर 59 तक हमारे भारत के अंदर कामकाजी लोग हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो काम करने वाली है। 60 के बाद हम लोग रिटायर होते हैं। 14 साल की कम एज को अगर हम काम करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं बाल श्रम हो रहा है, बाल अपराध हो रहा है। इसलिए हमने 15 एज रखी। अब सारे लोग अलग अलग कामों में हैं, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, टर्शियरी में है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी के अंदर है। मैंने आपको बताया पहले भी कि डेटा बदल चुका है। अगर हम लोग देखें पहले के टाइम पीरियड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्विसेज देख सकते हो 2000 क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, सबका डेटा अलग अलग दे रखा है। यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें अभी 2018 के डेटा के अनुसार, तो आप देख सकते हो परसेंटेज कम है। सर्विस में परसेंटेज लोगों की ज़्यादा आ गई है। मतलब लोग काम तो कर रहे हैं, लोग शहरों में आज भी 31.16% लोग शहरों में रह रहे हैं, लेकिन सर्विस के काम में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर 68% लोग गांव में रह रहे हैं और एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो कुछ ही लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जितना एग्रीकल्चर से फ़ायदा नहीं होगा उतना टिकटॉक पे डांस करके पैसा कमाने में बहुत फ़ायदा है ना। आज की जनरेशन में तो यही हो रहा है, रील्स पे लोग डांस कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं और उनको लगता है कि यूट्यूब से अर्निंग करके हम खेती क्यों करें, है ना। ये समय बदल रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अगर हम वेरिएशन देखें गांव के अंदर महिलाओं की काम करने की, तो वो भी अलग अलग है। गांव के अंदर महिलाएं जो है वो दोनों ही सेक्टरों में काम कर रही हैं, प्राइमरी सेक्टर में भी काम कर रही हैं और सेकेंडरी सेक्टर में भी काम कर रही हैं, टर्शियरी सेक्टर में भी काम कर रही हैं। लेकिन गांव में महिलाएं ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर लगी हुई है, जो बिल्कुल गलत है। जबकि हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर वर्कर के अंदर लोग लगे तो रहे, लेकिन समय बीतते बीतते ऐसा हो गया है कि अब जनसंख्या एग्रीकल्चर में जो लग रही थी उनका रेशो गिरता जा रहा है। कारण क्यों? क्योंकि लोग रूरल सोसाइटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए ये लोग दूसरी जगहों पे माइग्रेट होने की शुरुआत करनी चालू कर दी इन लोगों ने। कारण आपको समझ में आ गया है क्यों। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, आज भी यहाँ पे हाईली जनसंख्या है जो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। उसमें मेल ले लो या फीमेल ले लो, कोई भी। लेकिन अगर हम लोग अर्बन साइड्स में देखें तो लोग एग्रीकल्चर को भूल चुके हैं और लोग जनसंख्या जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर ज़्यादा आना चालू हो गई है। कारण यही है कि जनसंख्या को ज़मीनें मिलना कम हो गया है। इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पे लोग काम करने के लिए शहरों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम मेल एंड फीमेल का एग्रीकल्चर पार्टिसिपेशन देखें तो फीमेल का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर है। इसलिए हमने समय समय पर
ऐसी चीज़ें चला रखी है जिसमें हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रखा है, जिससे फीमेल को पढ़ने का अधिकार हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर भारत के अंदर एग्रीकल्चर घटता जा रहा है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए भी हमने किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना और उसके बाद वेल फर्टिलाइज तरीके से ज़मीनें या खाद को मिलना, ये सब हमने मुहैया कराने की कोशिश करी है। और अगर नागालैंड और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की साइड में लोग आज भी कल्टीवेशन में लगे हुए हैं और दूसरी जगह पे लोग सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इन लोगों को ये भी समझाने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर अगर भूल जाओगे तो पूरे भारत को पालेगा कौन, है ना। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो पूरे चैप्टर का था। आई होप आपको थोड़ा बेसिक समझ में आया हो। दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।